शाम की अखबारों की खबरों पर चर्चा करने के लिए हम ये खास प्रोग्राम आपके लिए बनाते हैं। उसमें वो खबरें हम उसमें से चुनते हैं जिन खबरों को मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ नई खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। उस खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है और उस खबरों के जरिए जो है क्या बताने की कोशिश की जा रही है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैगी। इसके लिए हम खबरों पर चर्चा करने के लिए मनोज दादी जी को बुलाते हैं। मनोज दादी जी खबरों का विश्लेषण करते हैं और इस तरीके से हम जो शहर की रोज़ जो अखबारों में खबरें छपती दोपहर के अखबारों में उस पर चर्चा करते हैं, शाम को बैठते हैं ताकि आपको उसका जो एनालिसिस करके हम बता सकें। तो आज हम फिर शुरू करते हैं। आज जो है 19 जून हो रही है और बारिश के अते पते नहीं है, गर्मी उमस सता रही है। पहली बार मुझे लगता है काफ़ी समय बाद ऐसा हो रहा है कि 19 जून तक मानसून के अते पते नहीं, प्री मानसून की बारिश तक नहीं गिर रही है। कि ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज खबरें भी है बारिश को लेकर। हम पत्रिका से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। पहले पेज पर एक जो खबर है मैं सिर्फ आपको उसकी जानकारी देता हूँ। दुखद खबर आज आई है, नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने आज आत्महत्या कर ली है। वो जो है 3 बार अटेम्प्ट कर चुकी थी, परीक्षा निरस्त होने से तनाव में थी, गैलरी से नीचे गिरने से उसकी जान चली गई है। अब पुलिस जांच में लगी, वजह जो भी रही है, पर अभी शुरुआती रुझान तो यही आ रहे हैं कि तनाव में थी परीक्षा के। अब खबरों की हम बात कर लेते हैं। मनोज जी, एक खबर बड़ी दिलचस्प आ रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बढ़ती कक्षाओं के साथ घट रही सीखने की क्षमता। जैसे जैसे क्लास बढ़ रही, सीखने की क्षमता कम होती जा रही है। तीसरी में तो बच्चे अव्वल आ जाते हैं, 9वीं में कमज़ोर हो जाते हैं, गणित में पीछे रहे हैं छात्र। क्या वजह है मनोज जी? आप तो चूंकि वैदिक गणित के जानकार हैं, मुझे लगता है इससे अच्छा इस खबर का विश्लेषण मनोज जी से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। देखिए शेखर जी, वैदिक गणित तो अपना एक सामान्य जो मनुष्य अपना अंतर्मन से गणित करता है वही वैदिक गणित है, इसलिए उसको सामान्य गणित भी कहा जाता है जो मनुष्य सोचता है। पहली बात तो ये रही। तो मनुष्य बचपन से सोचना शुरू करता है। तो ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो कह रही है, स्पष्ट कर रही है कि तीसरी तक तो बच्चे अव्वल हैं गणित में, है ना। और तीसरी के बाद धीरे 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 और वो 9वीं पर जाकर पहुंचते हैं तो 9वीं पे मालूम पड़ता है कि 64% बच्चे गणित में कमज़ोर हो जाते हैं। कारण उसके 2 हैं, है ना। ये सेगमेंट चल रहा है। हम इस तीसरी वाले बच्चों को जो और 9वीं वाले बच्चों के बीच में गैप को देखते हैं 6 वर्ष की। आपको याद हो कोरोना आया था लगभग 6 वर्ष पहले, तब ये पढ़ाई के मामले में कमज़ोर हुआ था। तो ये 9वीं कक्षा का विद्यार्थी यहाँ एक बात से कमज़ोर होता है। दूसरी बात, 8वीं तक अरिथमेटिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद गणित की नई नई विधाएँ चालू हो जाती है। तो 8वीं तक का गणित जो कैलकुलेशन वाला गणित रहता है, जिसके अंदर मनुष्य का मस्तिष्क काम करता है। छोटे बच्चे घर के अंदर गिनतियाँ लगाते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसमें अव्वल रहते हैं। तो ये 9वीं में जाते जाते बच्चा कैलकुलेटर का आदी हो जाता है। और चूंकि आजकल इंटरनेट और कैलकुलेशन सब अलाउ कर दिया गया है, इसलिए वो कमजोरी बढ़ती चली जाती है। मेरा मानना है कि गणित एकमात्र विषय है जो मनुष्य की बुद्धि को चेक भी करता है, पैरामीटर भी है, और मनुष्य की बुद्धि को प्रगाढ़ भी करता है। इसलिए गणित से बच्चों को डरने की बजाय उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी शिक्षा पद्धति में, नई शिक्षा पद्धति में इस गणित को रोचक ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था अब की गई है। पहले इसको ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया जाता, और पहले जब मेरे पिता के ज़माने में 8वीं तक के गणित में इतना बड़ा गणित हो जाता था शेखर जी, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कोई लोगों ने अभी इस पे सोशल मीडिया पे एक 5वीं का पर्चा डाला था जिसको करने में मुझे भी पसीने आ गए। तो कहने का मतलब है कि आज से 50 साल पहले का गणित और आने वाला गणित दोनों स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चे को। लेकिन मिड का पीरियड मनोज जी पर बात अगर की जा रही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सरल किया जाए, सरल करना भी पड़ेगा। वजह है कि अभी कंपटीशन इतना हो गया है और आज के बच्चे जो आए हैं वे सोशल मीडिया के ज़माने में आए हैं, मोबाइल के युग में आए हैं, कैलकुलेटर का दौर चला गया है। अब तो आपको गणित में ऐसे ही आपको होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपने इस रिपोर्ट के आधार पर जो बताया है कि कोविड के दौरान जिन बच्चों ने घर रह के पढ़ाई की वो अब 9वीं तक पहुंचे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब कि कोविड का क्या साइड इफेक्ट माने हम? बिल्कुल मानना पड़ेगा। और यही बच्चे अगर समय मिला और परिस्थितियां रही तो वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी बेसिक तो अच्छा है। जैसे ये तीसरी के बच्चों का मतलब बड़े लंबे समय बाद मतलब पता चला है कि कोविड में जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसका असर ये है, ये दिखाई देने लगा। मैं तो शिक्षा को, मैं इस बात को जानता हूँ, इस चीज़ को देखता हूँ, तो इसलिए मैं ये आपसे कह पाया और आम जनता और हमारे दर्शकों को बता पाया कि एक थोड़ा सा इफेक्ट है। इसको आप नॉर्मल वे में लें और बच्चों को इनकरेज करें। इससे डिस्करेज करने की कोई बात नहीं, बच्चा बड़ी आसानी से सीख जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयोग आपको घर में करना पड़ेगा। अब हम अग्निकांड की खबरों की बात कर लेते हैं मनोज जी। यशवंत सागर से पानी ज़्यादा लेने की कवायद की जा रही है।
लीकेज आने की वजह से फिर बात वो कर लेते हैं, लीकेज सुधार की वजह से 20 टंकियाँ आज भी खाली रही है। गर्मियों में जल संकट वाला जो विषय है ख़त्म ही नहीं हो रहा है और पानी आ नहीं रहा है। नगर निगम में का भी जो परिषद है वो बड़ी चिंता में है। रोज़ सुबह उठकर घी का दीपक लगाकर भगवान को अर्घ देती है कि आज तो बारिश हो जाए, पर बारिश हो नहीं रही है और उल्टे लीकेज हो रहे हैं। मनोज जी क्या कहेंगे? बारिश पे तो हम चर्चा कर लेंगे शेखर जी। बात करते हैं यशवंत सागर से लेंगे अधिक पानी। क्यों ले लोगे भैया, कहाँ से ले लोगे? इसलिए ले लोगे क्योंकि यशवंत सागर के आपने देखरेख 5-7 साल पहले की है। इसमें आपने गंभीर नदी को मिलाया है, इसलिए वहाँ पानी की मात्रा बढ़ गई है। आपने उसकी पाल ऊंची कर दी है, 19 फीट पानी आने लगा, इसलिए आप वहाँ से ले लोगे। 50 mld पानी ले रहे हो आप, और ले लोगे। पहले 30-32 ले रहे थे, अब 50 mld पानी लेने लगे। हम कहना यही चाह रहे हैं, हमारा अखबार ये दैनिक दोपहर यही कहता है कि आप तालाबों का संरक्षण कीजिए। सब पानी पानी है शहर के अंदर। गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, मुख्यमंत्री जी खुद आकर श्रमदान कर रहे हैं, उसके बावजूद तालाबों के कब्जे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कब्जे वहीं के वहीं हैं, उसकी जो सरहद है वो उसको बढ़ाने की चिंता नहीं कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी दावा किया जा रहा है कि 6 टंकी भर रहे हैं अभी यशवंत सागर से, आने वाले समय में 10 भर लेंगे। आप कितनी आप 20 भर सकते हो, आप उसकी संग्रहण क्षमता बढ़ाते जाइए, बस हो जाएगा आपका काम। इंदौर शहर में छोटे बड़े 19 तालाब हैं साहब, इनको संरक्षित कर लीजिए आप। इसमें फिर बार बार वही फिर इंदौर में कभी जल संकट के हालात बनेंगे नहीं अगर तालाब संरक्षित कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। एक और खबर की बात करते हैं, ये रेलवे की खबर है। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन अगर आप लोगों ने देखा हो तो रेलवे आप एक बार फिर से देख आइए। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पुराना स्टेशन जो जमीनों जब्त कर दिया गया है, उसकी जगह नया स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद ये स्टेशन का काम कंप्लीट होने के बाद अब इंदौर स्टेशन की बारी है। इंदौर स्टेशन पर हालांकि काम चल रहा है। मनोज जी, स्टेशन में बदलाव, लक्ष्मीबाई नगर का बदल गया है, इंदौर में काम चल रहा है। आपको क्या लगता है सीएस के पहले चकाचक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा साहब। देखा है उसकी स्पीड अच्छी है, बहुत सुंदर ढंग से बनाया जा रहा है। निसंदेह रेलवे ने इसके लिए बजट भी खोल रखा है। यहाँ का हमारे सांसद महोदय भी इस पर काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए पहले लक्ष्मीबाई नगर को बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, फिर सारी गाड़ियों को लक्ष्मीबाई नगर ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस बीच में इंदौर रेलवे स्टेशन को भी सुधारने का काम किया जाएगा। हालांकि एक मेरा कहना है, इंदौर रेलवे स्टेशन की गति धीमी है और अभी अभी शगुफा ये आया है कि शास्त्री ब्रिज भी नया बनेगा 6 लेन या 4 लेन का, 139 करोड़ रुपए का। तो उन दोनों को कॉम्बिनेशन को देखते हुए वो काम तो सिंहस्थ के पहले दिखता नहीं है, लेकिन मुझे इंदौर बुधनी रेल लाइन का काम भी होता नहीं देखता है। किसानों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल भी 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। मनोज जी, क्या विषय है कि रेलवे जो किसानों की नहीं सुन रहा है? नहीं सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा। एक्चुअली में मुआवजे की बात रहती है। जब जिस प्रकार जमीनों पे मुआवजे राजनेता और जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री महोदय ग्रीन कॉरिडोर पे 4 गुना देने का बात करते हैं, तो वैसे ही वो किसान रेलवे से भी डिमांड करने लगते हैं। हालांकि एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले 20 सालों के अंदर इंदौर जो उपेक्षित था रेलवे के मामले में, इंदौर केवल बसों के माध्यम से ही पूरे देश में घूम रहा था, व्यापार कर रहा था अपना। अब रेलवे को आने वाले 20 साल में चारों तरफ रेल मिलेगी। मनमाड़ लाइन हो, चाहे बुधनी लाइन हो, चाहे इधर दाहोद गोधरा लाइन हो, हमारे पास अब लाइनें। मतलब उम्मीद की जा सकती है कि सीएस तक और हालात बदलेंगे और इंदौर की कनेक्टिविटी जल्द और बढ़ेगी। बिल्कुल। अब हम प्रभात किरण की खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता दूं, कल नगर निगम MIC की बैठक हुई थी। उसके अंदर 51 मुद्दों पर जो है प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। कुछ मंजूर कर दिए गए, कुछ रोक दिए गए। हंगामेदार रही बैठक में। अधिकारियों और MIC सदस्यों यानी आपके चुने हुए पार्षदों के बीच जो है जमकर खींचतान मची है। एक बात निकल कर आई है कि नगर निगम जल संकट से निपटने के लिए बूंद बूंद पानी बचाने की बात करता है कि एक एक बूंद की कीमत है। और वही नगर निगम के टैंकर जब निकलते हैं सड़कों पर, आप देखते हैं वो कितना पानी ढोलते हुए चलते हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कई बार इस प्रकार के फोटो भी छापे हैं। चल यार धक्का मार जैसी हालत टैंकरों की देखी गई है। आप भी उसके दर्शक हो नगर निगम के अंदर ही। और एक और मैंने खबर लिखी है कि ऊपर बेल बूटा और नीचे पेंदा फूटा। इन टैंकरों की हालत यही है। इन पानी इंदौर नगर पालिक निगम तो बहुत सुंदर अक्षर में लिखते हैं, लेकिन ये लीकेज होते हैं, इनके ढक्कन नहीं लगते। इनके पीछे चलने वाले को बेमौसम बारिश का आनंद मिलता, पहली बात। दूसरी बात, इन
टैंकरों के आगे पीछे नंबर ही नहीं रहते हैं, ऐसे दौड़ते हैं। एक टैंकर तो ऐसा निकला जो न मालूम कैसी स्थिति में था, सभी अखबारों ने उसका फोटो छापा। तो टैंकरों को तो सुधार लीजिए या फिर उन लोगों को ठेका दीजिए जिनके पास नए टैंकर हो। तो क्यों आप उन्हीं लोगों को टैंकर ठेका तो सब लेने को तैयार है, पर नगर निगम टाइम पे पैसा नहीं देता, इसलिए कोई जो है तैयार होता नहीं। और यही वजह है कि जल संकट के लिए हाहाकार मचा। जब 3.5 करोड़ रुपए जो है ठेकेदारों को तुरंत बांटे गए, तब कहीं जाकर टैंकरों को राहत मिली। और शहर में अभी जो हल्ला मचना जो बंद हुआ हैगा, सी एकमात्र वजह उसकी यही है। देखिए शेखर जी, 300, 250, 300 टैंकर चलते थे, आपने मैंने कई बार खबरें लिखी है। आज 700 टैंकर चल रहे हैं, इसलिए हल्ला कम। मेरा कहना है इन टैंकरों की जरूरत ही क्यों पड़े? आप तालाबों को सुधारो, आपके सिस्टम को सुधारो। क्यों गर्मी के अंदर ये सारी लाइनें फूटती आप? जल गंगा संवर्धन अभियान में हम करोड़ों रुपए फूक रहे हैं, सब कितना सुधारेंगे ये अगले साल हम देखेंगे, अभी तो इनको कर लेने दीजिए काम। अब दैनिक दोपहर की खबरों की हम बात कर लेते हैं। फिर बारिश की बात की जा रही है। वजह ये है शहर में जल संकट और बारिश की बेरुखी, इसके अलावा अभी कुछ नहीं हैगा। 25 जून तक आएगा मानसून। मुंबई में आज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मनोज जी, मानसून कहाँ चला गया आते आते? ये तो ऐसा हो गया, वो फिल्म में डायलॉग था, तारीख पे तारीख कहाँ है बारिश, ये वाली बात चल रही है। हालांकि मानसून थोड़ा देर से हो गया है, इसका आपको प्रकृति ने भी नमूना दिया है। जामुन की बहार आ गई, जामुन 2 महीने पहले ही बाजार के अंदर गिर पड़े हैं, मतलब आ गए हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रकृति में बारिश की देरी है। देरी इसलिए भी है कि अगर आप अध्यात्म या धर्म की तरफ जाएं तो ये ज्येष्ठ का महीना जो चल रहा है, अब डबल ज्येष्ठ होने के कारण आषाढ़ अब आएगा। अब बारिश की उम्मीद आपको करना चाहिए। ये एक सिस्टम, भारतीय सिस्टम। अल नीनो का कितना असर मानते हैं मनोज जी? देखिए, ये नया शब्द है अल नीनो का प्रभाव तो बहुत पड़ता है। पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कारण उसका ये है कि इंदौर शहर में किसी जमाने में, मेरा मानना है, चुनिंदा घरों के अंदर एयर कंडीशन होते थे। आजकल लगभग हर चौथे घर के अंदर एयर कंडीशन है। जितना वो अंदर ठंडा करता है उससे 4 गुना बाहर गर्म करता है। तो ये अल नीनो प्रभाव तो हर रहेगा ही, और कम से कम खास करके सिटी वाले मामले में। अब जब यहाँ गर्मी रहेगी, तो इंदौर भी ऐसा हो गया इस साल, जितने एसी भी के रिकॉर्ड बनाएगा। कंक्रीट का जंगल बन चुका है, एसी के बिना तो रहना संभव ही नहीं है। तो इस जो हीट चलता ही रहेगा, जो हीट इंदौर में चलता ही रहेगा। एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, सरकार ने एक नई नीति बनाई है कि आपने बोरवेल को खुला छोड़ा तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। आपको बोरिंग कराने से पहले मंजूरी जरूरी रहेगी, क्योंकि लगातार बच्चों की गिरने की घटनाएं हो रही है। उसको लेकर सरकार सचेत हुई है और एक नई नीति जो लाने की तैयारी कर रही है। मनोज जी, प्रदेश सरकार ने एक नियम डाला हुआ अच्छा है। कई जगह हम लोगों ने घटनाएं सुनी कि बोरवेल में बच्चा गिर जाता, बड़ी मशक्कत होती है, 2-3 दिन लगातार उस पर सांसें अटकी रहती है। माँ बाप की तो छोड़िए, पूरी दर्शकों की भी सांसें अटकी रहती है। तो ये बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव लिया है सरकार ने। लेकिन मेरा ये मानना है कि नगर निगम जो अपने मेन होल खोल के पटकती है, उसके बारे में भी तो सोचें आप। सरकार जो सरकारी तंत्र के गटर के मेन होल खुले छोड़ देती है, टूट जाते हैं, उनका ध्यान नहीं है, उस पर भी कोई ना कोई दंड रखिए ना भगवान। आप मतलब जनता के लिए ये सारे दंड है क्या? मनोज जी, अब सरकार तो सरकार का सरकार कौन है, और नगर निगम भी सरकार की सरकार। नहीं, ये नियम सब पे लागू होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, एक और खबर की बात कर लेते हैं। हालांकि खबर पुरानी है, समस्या पुरानी है, पर समाधान आज तक नहीं हो पाया, इसलिए बार बार खबर सुर्खियों में बनती है। इंदौर नेमावर रोड पर डंपर माफियाओं का कब्जा, आज से नहीं बरसों से कब्जा है। ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन कई बार कार्रवाई कर चुका है, पर होता कुछ नहीं है। अफसर जो है कुछ दिन कार्रवाई करते हैं, जेब भरते हैं, उसके बाद कार्रवाई बंद हो जाती है और डंपर वापस वहीं खड़े रहते हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल है, ये तो चलता रहेगा। देखिए, ये तो एक सड़क नेमावर तो बिल्कुल कुख्यात हो गया है, और वहाँ पर कई एक्सीडेंट भी होते हैं। रेत मंडी, गिट्टी मंडी और जितने भी प्रकार के हैं, सवेरे सवेरे वहाँ देखिए ऐसे ही रेत मंडी पे होता रहा था, धीरे धीरे उसको व्यवस्थित किया। मेरा यहाँ पर मूल प्रश्न है, क्या सरकार इन चीज़ों को देख नहीं रही है? इसको एक सिस्टम नहीं बना सकती है कि इतने ट्रक खड़े होंगे, इतनी जगह पे खड़े होंगे, और इनके लिए गार्ड खड़ा कर सकती है, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर सकती है। आप उनसे रेवेन्यू लीजिए ना, आप यूं भी रेवेन्यू तो ले रहे हो खनिज का, तो इनका भी एक सिस्टम लगा दीजिए। सब देखो, दुनिया में हर व्यक्ति सिस्टम से रहना चाहता है। अगर खुली जगह मिलेगी, खाली जगह मिलेगी तो दुरुपयोग करेगा। अगर आप उसको सिस्टम देंगे तो वो बिल्कुल उसका उपयोग करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं दैनिक दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेते हैं। एक बड़ी दिलचस्प खबर है, हालांकि आप सब देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, पर इसके पीछे की कहानी जो है पहले पन्ने पर दी गई हैगी।
जिस तरीके से बंगाल में सांसदों की टूट-फूट शुरू हुई है, तोड़-फोड़ शुरू हुई है, सांसद जो है पाला बदल रहे हैं मिलजुल कर, वो जो उसकी आग जो है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गई हैगी। महाराष्ट्र में जो शिवसेना जो है उसके सांसद इधर से उधर जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में सपा में फूट डालकर सांसदों को अपनी ओर करने की कोशिश की जा रही है। इस सब के पीछे बताया जा रहा है कि परिसीमन बिल जो मोदी सरकार चाहती है पास कराना, ये सारी कवायद उसके लिए की जा रही है। हालांकि अभी भी 14 सांसदों की और ज़रूरत है कि परिसीमन बिल जो है आसानी से पास हो जाए। इसके लिए तृणमूल के 40, शिवसेना उद्धव के 6, डीएमके के 22 सांसद जोड़े जा चुके हैं। इंडिया गठबंधन बना था, यानी जो विपक्ष बना था, उसके सांसदों की संख्या अब 187 रह गई हैगी। उसके सांसद कम होते जा रहे हैं और जो टूट फूट बंगाल में जो तोड़फोड़ हुई है, भगदड़ मची हुई है, मतलब विधायकों और सांसदों में ऐसी भगदड़ मची हुई है कि टीएमसी को छोड़कर वे जहाँ जगह मिले वहाँ कूद रहे हैं। वैसी एक आग जो है महाराष्ट्र में भी कोशिश चल रही है, उत्तर प्रदेश भी पहुँच गए हैं जहाँ अगले साल चुनाव है। मनोज जी क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा है, अपना वजूद बचाना हर व्यक्ति का कर्तव्य रहता है। अपना वजूद कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी सांसद को, किसी भी विधायक को, किसी भी पार्षद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुंह दिखाने जाना है। बात करें तृणमूल की तो वह अंडे फेंके जा रहे थे, इसलिए उन्होंने देखा कि हमें कहीं न कहीं माइग्रेट होना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा रही हो या न रही हो, लेकिन सब लोग ये चाह रहे हैं कि आज की तारीख में हम अपने अपने दल को छोड़ करके कहीं भी एडजस्ट हो जाए। यही मामला आपको वहां पर नजर आ रहा है, जो संजय रावत गालियां दे देकर अपने सांसदों को बोल रहे हैं। तो ऐसे प्रवक्ता, वहां अभिषेक बनर्जी ने ऐसा काम किया था, यहाँ ऐसा कर रहे हैं। और ये चूंकि व्यक्तिवाद वाली पार्टियां रहती है, जिसमें अभी हम आगे भविष्य में देख रहे हैं कि सपा में भी होना, बिल्कुल होना है, टूटेगी वहां पर भी, क्योंकि वो टूटेगी। मनोज जी वैसे भी अब जो सत्ताधारी भाजपा के अगले निशाने पे यूपी ही है। बात कर लेते हैं लोकल पार्टियों को खत्म करने की, अगर बात कर लेते हैं, बिहार में आपने खत्म कर दिया, बंगाल में आपने खत्म कर दिया, अब सिर्फ यूपी बच रहा है। यूपी में भी आपकी पूरी कोशिश है कि यूपी में भी नहीं, मेरा मानना यह है कि अपने किले बचा नहीं पा रहे हो आप और तोहमत लगाते हो भाजपा पे। भाजपा तो बिल्कुल तैयार है ना। 1979 में जब कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, तब तोड़फोड़ नहीं की थी क्या? तोड़फोड़ तो हर व्यक्ति करता है, सबने की है तोड़फोड़, जिसको जैसी ताकत मिली उसने उस हिसाब से की है। अबे मैं चलते चलते एक आखिरी खबर पर बात कर लेते हैं। आज चांदी 8,000 रुपये लुढ़की है, सोने 3,000 रुपये सस्ता हुआ है। शेयर बाजार की मैं बात कर ले, भारी कोहराम मचा हुआ है, 3 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए हैं। युद्ध खत्म होने के बावजूद भी यही हालत चल रहे हैं। तो ये किस करवट जाता है शेयर मार्केट को, अभी स्थिरता आने में वक्त लगेगा। लगेगा कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। ये अनहोना मामला है। युद्ध के दौरान भी सोना नहीं बढ़ना, इतना जितना मतलब गड़बड़ होती रही, वैसे ही शेयर बाजार में ये बड़ी इकोनॉमिकली अनहोनी घटना है ये, क्योंकि युद्ध होता है तो सोना बढ़ता है, हमेशा देखा गया है। पर मनोज जी शेयर मार्केट तो वैसे भी अनहोना मार्केट ही होता है। जी। उस पर किसकी चली है? शेयर मार्केट ऐसा है जो संभावना का मार्केट रहेगा। तो जो हो रहा है चल रहा है, हम आपको रोज बता रहे हैं। तो ये थी आज की अखबारों की खबरें। आपसे निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम को आप लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए, ताकि हम उन विषयों को हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर उठा पाए, या कुछ आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में कुछ बदलाव होना चाहिए, वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।